पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंग्लो नॉर्मन पीरियड और उसके लिटरेरी वर्क्स के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एज ऑफ चौसर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एज ऑफ चौसर क्यों कही जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसको फर्स्ट मॉडर्न एज भी कहा जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इसे मॉडर्न एज कंसीडर किया जाता है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस एज के मेन इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स जो कि एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर जो मेन पॉइंट्स हैं उसके आप यहाँ पर नोट्स बना लें। तो एज ऑफ चौसर कंसीडर की जाती है 1340 से लेकर 1400 तक। और इसे मेनली एज ऑफ चौसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जॉफ्री चौसर प्रोमिनेंट फिगर थे इस टाइम पीरियड के। उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्लस फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, तो आप नोट डाउन कर लेना। साथ के साथ जो टाइम पीरियड है 1340 से लेकर 1400 तक जो एज ऑफ चौसर का टाइम है, ये भी आप नोट कर लेना। उसके बाद कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए इस पीरियड के अंदर जिसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया लिटरेचर को। तो इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इन सभी इंसिडेंट्स का। तो ये क्या क्या इंसिडेंट्स थे, क्या क्या हुआ इस टाइम पर, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद लिटरेरी वर्क्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इंसिडेंट इस टाइम पर हुआ था वो हुआ था 100 ईयर वॉर, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 साल वाला वॉर चला था। एक्चुअली 100 साल से थोड़ा ज़्यादा ही चला था, 110 या 115 साल, लेकिन इसको 100 ईयर वॉर कंसीडर किया जाता है। 1337 से लेकर 1453 तक ये वॉर चला था। और ये वॉर था टेरिटोरियल राइट्स के लिए। इंग्लैंड चाहता था वो फ्रांस के ऊपर कब्जा कर ले, फ्रांस चाहता था वो इंग्लैंड के ऊपर कब्जा कर ले, क्योंकि फ्रांस का इनडायरेक्टली यहाँ पर ये मेजर कंसर्न था। क्योंकि जब नॉर्मन्स यहाँ पर आए थे इंग्लैंड पर कब्जा करने के लिए, तो वो फ्रांस से आए थे। तो अल्टीमेटली फ्रांस को अब ऐसा लगता था कि जो इंग्लैंड है वो हमारा ही एरिया है और इसके ऊपर हमारा ही राइट है। तो इन चीज़ों को लेकर एक टेरिटोरियल राइट को लेकर यहाँ पर वॉर चला। और ये वॉर ऐसा नहीं है कि डेली चलता था या 100 साल तक लगातार चला। कुछ टाइम वॉर चला, फिर शांत हो गया, 2-4-6 महीने बाद फिर से वॉर चला। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर 100 साल तक लगातार चलती रहीं। अब आपने देखा होगा जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर है या कोई भी छोटी मोटी वॉर भी अगर होती है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर आता है। और कोई वॉर अगर 100 साल तक चलती है तो ऑब्वियसली उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आ सकता है, ये चीज़ हम आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये वॉर हुई इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों के अंदर एक नेशनल स्पिरिट की यहाँ पर फीलिंग आ गई। वो कैसे आई, क्योंकि पहले क्या था, जैसे नॉर्मन पीरियड था, एंग्लो सैक्सन पीरियड था, तो जो यहाँ पर ट्राइब्स थी अलग अलग एरियाज़ में वो राज कर रही थी, अलग अलग एरियाज़ के ऊपर रूल कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पर फ्रांस का अटैक होता है इंग्लैंड के ऊपर, तो वो सारी ट्राइब्स ने मिलकर यूनाइट होकर फ्रांस के ऊपर अटैक करा और फ्रांस को 3 बार यहाँ पर वॉर के अंदर हराया। तो इसमें ये हुआ, उनके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आई, उनके अंदर एक नेशनलिज्म आया कि हाँ, अगर हम एकजुट होकर रहते हैं, यूनाइट होकर रहते हैं, तो हम काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। तो ये फीलिंग यहाँ पर उन ट्राइब्स के अंदर आई। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। साथ के साथ लोगों ने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल लाइफ को देखा, रियलिटी का उन्हें पता चला कि वॉर के अंदर कैसी चीज़ें होती हैं, रियलिटी को कैसे फेस करना पड़ता है, उस सिचुएशन के अंदर जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो हैंडल करनी पड़ती हैं। क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जब ये लगातार युद्ध चलता रहा तो बहुत सारे लॉसेस यहाँ पर हुए, क्योंकि बाद में लेटर ऑन क्या किया गया, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, वेजेस बढ़ा दिए गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। तो सारे फैक्टर्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट वॉर का पड़ा लोगों के ऊपर और बहुत सारे चेंजेस उसी वजह से यहाँ पर होने लगे। जो ट्राइब्स थी जैसे ही वो यूनाइट हुई तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हें एक कॉमन लैंग्वेज की नीड पड़ी। क्योंकि पहले सभी ट्राइब्स अपनी अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ कर रही थी, लेकिन जब ये लोग यूनाइट हो गए, एक कंट्री के रूप में ये लोग वर्क करने लगे, तो इन्हें फिर कहीं ना कहीं एक ऐसी लैंग्वेज की नीड लगी जो सभी लोग कॉमनली यूज़ कर सकें। और वहाँ पर पहला जो डायलेक्ट आया वो आया था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ये इंग्लिश लैंग्वेज का डायलेक्ट है और इसी डायलेक्ट को बाद में मॉडिफाई करके चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जो बाद में ओल्ड इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये एक कॉमन यहाँ पर डायलेक्ट बना जिसको सभी लोग इसी के अंदर यूज़ करने लगे। क्योंकि एंग्लो सेक्सन में लैटिन लैंग्वेज का यूज़ होता था, एंग्लो नॉर्मन्स के अंदर फ्रेंच का यूज़ होने लगा और लेटर ऑन वहाँ पर इंग्लिश का यूज़ होने लगा। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि 1362 के अंदर
पहली बार रॉयल कोर्ट के अंदर इंग्लिश जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई। क्वींस, किंग्स, ये लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करने लगे। पहले फ्रेंच यूज़ होती थी, लेकिन अब यहाँ पर इंग्लिश का यूज़ होने लगा। उसके बाद 1363 के अंदर बात करें नेक्स्ट ईयर, तो ये पार्लियामेंट की लैंग्वेज भी बन गई। इंग्लिश को पार्लियामेंट की लैंग्वेज बना दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे 1386 तक आते आते इसको फ्रेंच से रिप्लेस कर दिया गया स्कूल्स के सिलेबस के अंदर। तो काफ़ी बड़ा एक मेजर चेंज यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आया। इसको जैसे जैसे इंपॉर्टेंस मिलने लगी, पहले रॉयल कोर्ट में, उसके बाद पार्लियामेंट में, एंड उसके बाद स्कूल्स के अंदर भी इसको इन्वॉल्व कर दिया गया और फ्रेंच से इवन इसको रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ पर एक लॉजिक ये भी आता है, क्योंकि जब फ्रेंच का अटैक इंग्लैंड के ऊपर हो रहा था, तो उस टाइम पर जो इंग्लिश पीपल हैं बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाली चीज़ भी आ जाती है कि हम तुमसे लड़ाई कर रहे हैं, तुमसे हमारा वॉर चल रहा है और हम तुम्हारी लैंग्वेज क्यों यूज़ करें। तो कहीं ना कहीं एक ये लॉजिकल रीज़न भी रहा जिसकी वजह से इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। तो अब जैसे यहाँ पर इंग्लिश को पहचान मिली, तो इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है 1388 के अंदर आई, वो थी द कैंटरबरी टेल्स बाय चॉसर। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना कि फर्स्ट इंग्लिश बुक यहाँ पर कौन सी थी 1388 के अंदर, द कैंटरबरी टेल्स बाय चॉसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 ईयर वॉर के बाद जो दूसरा बड़ा रीज़न था इस एज का, वो था इम्पैक्ट करने का 1348 के अंदर जो ब्लैक डेथ यानी कि जो ग्रेट प्लेग आया। किसी को रीज़न नहीं पता था, लेकिन लोग मर रहे थे चारों तरफ, उनकी डेड बॉडीज़ ब्लैक हो रही थी, तो उसको नाम दे दिया गया यहाँ पर ब्लैक डेथ। ये प्लेग चूहों की वजह से फैल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा उस टाइम पर मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट नहीं था, लोगों को प्रिवेंशंस नहीं पता थे, तो ये जो प्लेग है वो एपिडेमिक बन गया और देखते ही देखते बहुत भयंकर रूप इसने धारण कर लिया। 1/3 पॉपुलेशन यहाँ पर पूरी तरीके से डेड हो गई। इट मीन्स 30 to 40% पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। डॉरसेट इंग्लैंड के अंदर ये प्लेग फैला था और ह्यूमैनिटी पे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। अगर अभी यहाँ पर आप कोविड की बात ले लें, कोविड का एग्जांपल ले लें, तो आपने खुद देखा होगा कि साइकोलॉजिकली लोगों पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कोविड का। लोग डरे हुए थे, उनके आसपास लोग मर रहे थे, उनके अपने मर रहे थे, एक दिन में कितनी कितनी डेड बॉडीज़ देखने को मिल रही थी। तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर कोविड का लोगों के ऊपर आया और काफ़ी सारे लोगों ने एक मेजर चेंज यहाँ पर फॉलो किया। लोगों ने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, अपनी हेल्थ हैबिट्स यहाँ पर चेंज कर ली, एंड उसके बाद से लेके अब तक भी चीज़ें उतनी नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं जितनी कि कोविड से पहले के टाइम की थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इतने बड़े लेवल पर पॉपुलेशन डेड हो गई, इतनी सारे लोग मारे गए, तो इन सब डेथ को देखते हुए लोगों का जो रिलीजन की तरफ है वो झुकाव बढ़ गया। मतलब उनका जो फेथ है रिलीजन की तरफ गया कि कहीं ना कहीं ये गॉड की वजह से हो रहा है, हम लोग गॉड को नहीं मानते हैं, हम लोग पापी हैं, हम लोग कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो अल्टीमेटली उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो चर्च में, क्राइस्ट में, बाइबल में, इन सब चीज़ों में बढ़ गया और थोड़ा इसको कह सकते हैं कि एक सुपरस्टिशन भी यहाँ पर डेवलप हो गया, क्योंकि जो पार्डन सिस्टम है वो उस टाइम पर क्रिश्चियनिटी के अंदर स्टार्ट हो गया। वहाँ पर लोग कन्फेस करने जाते थे, चर्च के अंदर कन्फेशन सिस्टम हो गया था और धीरे धीरे क्या हुआ, वो कन्फेशन लालच में बदल गया, क्योंकि जो प्रिस्ट लोग थे वो लोगों को फोर्स करते थे कि आप यहाँ पर पैसा देकर जाओ, पैसा नहीं है तो कुछ और बदले में देकर जाओ, बार्टर सिस्टम लगा दिया, एनिमल देकर जाओ अगर आपके हैं, जैसे कि गाय भैंस बकरी है, या इवन वुमेन तक यहाँ पर देकर जाओ। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर करप्शन एक तरीके से फैल गया। तो रादर यहाँ पर गॉड पे विश्वास करने की जगह लोगों के अंदर एक फियर, गॉड फियरिंग लोगों को बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया रिलीजन को लेकर, फेथ को लेकर लोग क्वेश्चन करने लगे। कब करने लगे, जब उन्होंने देखा कि जो पॉप हैं, प्रिस्ट हैं, फादर हैं, इन लोगों की भी डेथ हो रही थी, प्लेग ने इनको भी नहीं छोड़ा था, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक रिलीजियस बिलीफ था वो कहीं ना कहीं हिल गया और उनकी जो रिलीजियस अवेकनिंग है वहीं से स्टार्ट हो गई। उनको लगने लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ब्लाइंडली चीज़ों को नहीं फॉलो करना है। तो एक मेजर चेंज यहाँ पर ये भी आया कि लोगों के अंदर एक रिलीजियस अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसे में जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया, चर्च ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर चैलेंज किया और वो पहला ऐसा पर्सन था जिसने बाइबल को वर्नाकुलर इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट करना बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। कोई भी इंग्लिश के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट नहीं कर सकता था, वो फॉरबिडन था, मना था। लेकिन जॉन वाइक्लिफ ने ये किया और उसका रिजल्ट भी उसको मिल गया। उसको ब्लेसफेमी के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया, मीन्स उसको एक रिलीजियस पनिशमेंट दिया गया जिसके अंदर उसको मार दिया गया। लेकिन यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हु इज़ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। तो आप वहाँ पर
जॉन वाइक्लिफ मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद लेटर क्या हुआ, विलियम टिंडेल ने भी यहाँ पर बाइबल को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया, लेकिन उसको भी यहाँ पर पनिशमेंट मिला। उसको चौराहे के ऊपर जला दिया गया। पब्लिकली उनको ये शो किया जाता था कि कोई भी अगर इस तरह की हरकत करेगा, कोई भी अगर रिलीजन के या चर्च के अगेंस्ट जाएगा तो उसका क्या हाल हो सकता है। लोगों के अंदर फियर पैदा करने के लिए उनको पब्लिकली पनिश किया जाता था। तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जो इस ड्यूरेशन में हुआ वो हुआ द पीजेंट्स रिवोल्ट 1381। वॉट टाइलर्स रिबेलियन भी इसको बोला जाता है, या फिर द ग्रेट राइजिंग, इसको इन 3 नाम से जाना जाता है। तो लोग उस टाइम क्या कर रहे थे, मोर वेजेस की यहाँ पर डिमांड कर रहे थे। अब अल्टीमेटली यहाँ पर डेथ वाला सीन चला, वॉर वाला सीन चला। तो वॉर की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए, महंगाई बढ़ गई, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। जो लोग टैक्सेस पे नहीं करते थे उनसे फोर्सफुली लीगली टैक्स लिया जाता था। और जो एपिडेमिक था उसकी वजह से इतनी बड़े लेवल पर जो पॉपुलेशन है उसकी डेथ हो गई, तो लोग लिमिटेड हो गए। तो यहाँ पर जो स्किल्स थी वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गई। अब 10,000 लोगों के अंदर अगर 10% की डिमांड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर वेजेस बढ़ाने की डिमांड आएगी। तो लोग यहाँ पर डिमांड और सप्लाई वाला गेम खेलने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस की यहाँ पर डिमांड करने लगे। साथ के साथ इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ पर हुआ। गुटनबर्ग ने जर्मनी के अंदर 1450 में इसको एस्टेब्लिश किया था। ये डेट आप इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 1450 में गुटनबर्ग ने जर्मनी के अंदर एस्टेब्लिश किया था मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस को। उसके बाद 1476 के अंदर जो विलियम कैक्सटन है उन्होंने इंग्लैंड के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया प्रिंटिंग प्रेस को। तो ये दोनों पर्सन के नेम और ये डेट आपको याद रखनी है। उसने क्या किया, बाइबल को प्रिंट किया और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय को, जो विलियम कैक्सटन है इसने हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय और बाइबल जैसी चीज़ों को यहाँ पर प्रिंट किया। इसकी वजह से क्या हुआ, चारों तरफ अवेयरनेस बढ़ने लगी, लर्निंग बढ़ने लगी। लोगों के अंदर क्या हुआ, लर्निंग को लेकर इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा। और यहाँ पर धीरे धीरे ट्रेड और कॉमर्स को लेकर भी इस टाइम पर ग्रोथ होने लगी नेबरहुड जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ। तो ओवरऑल यहाँ पर एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस स्टार्ट हो गई, चीज़ें बदलने लगी। तो इस तरीके से जो पीजेंट रिवॉल्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इवेंट यहाँ पर हुआ, दैट वाज वॉर ऑफ रोजेस। ये 1455 से 1485 तक चला। ये एक तरीके का सिविल वॉर था इंग्लैंड के अंदर, जो कि हाउस ऑफ लैंगस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के अंदर चला। और इसको वॉर ऑफ रोजेस क्यों बोला जाता था, क्योंकि जो हाउस ऑफ लैंगस्टर था उनका सिंबल था रेड रोज़ उनके हाउस का, और जो हाउस ऑफ यॉर्क था उनका सिंबल था वाइट रोज़। तो इसकी वजह से वॉर ऑफ रोजेस भी इसको यहाँ पर बोला गया। और ये बैटल ऑफ बॉसवर्थ के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये लास्ट बैटल था, इसके बाद ये खून खराबा बैटल जैसी चीज़ें खत्म हो गई। और ये बैटल हुआ था रिचार्ड थर्ड और हेनरी सेवन्थ के बीच में, जिसमें कि रिचार्ड थर्ड मारा गया था। उसके बाद क्या हुआ, जो हेनरी सेवन्थ है उसने, जो लैंगस्टर है उससे वो बिलोंग करता है, और उसने एलिजाबेथ जो कि हाउस ऑफ यॉर्क है, तो एलिजाबेथ हाउस ऑफ यॉर्क से बिलोंग करती है, और जो हेनरी सेवन्थ हैं वो हाउस ऑफ लैंगस्टर से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, मैरिज कर ली, और इनकी लड़ाई का यहाँ पर एंड हो गया। एक तरीके से ये बॉन्ड हो गया, जैसे कि पहले पॉलिटिकल मैरिजेस होती थी उस टाइप से। और फिर इस पीरियड के अंदर ड्रामा के अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए। अलग अलग टाइप के यहाँ पर ड्रामास प्लेस लिखे जाते थे, जिनमें मेनली थे सबसे पहले मिस्ट्री प्लेस, जो कि चर्च के अंदर परफॉर्म किए जाते थे। जो क्लर्जीज होते थे वो इनमें एक्ट करते थे। रिलीजियस फेस्टिवल्स के टाइम पर ये आउटसाइड भी प्ले किए जाते थे पब्लिक के लिए, लेकिन बहुत ही ग्रैंड फेस्टिवल होने पे तभी होते थे। बेसिकली ये बाइबल पे बेस्ड होते थे, और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बाइबल से लिए जाते थे। तो ये मिस्ट्री प्लेस थे। उसके बाद द मिरेकल प्लेस आते हैं। मिरेकल प्लेस के अंदर लाइव्स ऑफ सेंट्स दिखाई गई थी, उनके मिरेकल्स दिखाए गए थे, जैसे कि उनका मार्टियरडम है सेंट्स का, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। फॉर एग्जांपल सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन, इसमें जो सेंट जॉर्ज हैं वो ड्रैगन से फाइट करते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसने किस तरीके से पावरफुल ड्रैगन को हराया। तो यहाँ पर एक मिरेकल प्ले हो गया, एक तरीके से चमत्कार हो गया। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज बेसिकली जो मोरल लेसन है उनके ऊपर बेस होते थे, नॉलेज शेयरिंग के लिए ये मेनली काम करते थे। इसमें बेसिकली स्ट्रगल दिखाया जाता था वर्च्यूज़ और वाइसेस के बीच में, गुड और इविल के बीच में। जैसे एवरी मैन नाम का एक प्ले था जिसके अंदर ये स्टोरी दिखाई गई है कि जब जो एवरी मैन होता है, जब वो मरने वाला होता है, तो वो सबसे पूछता है कि कौन मेरे साथ चलेगा, कौन मेरे साथ डेथ में मेरा साथ देगा। हर कोई मना कर देता है। लास्ट में सिर्फ उसकी जो गुड डीड्स हैं, जो उसके अच्छे वर्क थे, वो लास्टली एग्री करते हैं कि वो उसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पर
मोरल एक तरीके से ये दिखाया गया, एक मोरल लेसन दिखाया गया है कि गुड डीड्स करो, वो ही आगे काम आती हैं इवन आफ्टर डेथ। उसके बाद कुछ इंटरल्यूड्स यहाँ पर लिखे गए थे। इंटरल्यूड्स मतलब प्ले किए जाते थे, तो ये ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट होते थे, लाइक जैसे बिटवीन इंटरवल्स, जैसे कि कोई प्ले चल रहा है और माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए जो स्मॉल साइज़ में कुछ प्लेज होते थे कॉमेडी टाइप से, उनको इंटरल्यूड्स बोल दिया जाता था। तो ये बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होते थे। उसके बाद अगर बात करें मेन राइटर्स की, तो चौसर सबसे प्रोमिनेंट फिगर हैं इस टाइम के। तो चौसर की द कैंटरबरी टेल्स, रोमन डी ला रोज, इसका ट्रांसलेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। बाकी अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं चौसर के, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी की बात करें तो विलियम लैंगलैंड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पियर्स द प्लोमैन उन्होंने लिखा, ये एक ड्रीम विजन पोएम है जिसके अंदर ड्रीमी एक विज़न लिया जाता है और उसके बेस पे पोएम लिखी जाती है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है, जिससे इंग्लिश लैंग्वेज बनी। ऐसा डायलेक्ट जो कि इंग्लैंड के अंदर सभी ट्राइब्स ने यूनाइट होने के बाद उसको एक्सेप्ट किया, उसको यूज़ किया अगेंस्ट फ्रांस, क्योंकि जब फ्रांस का अटैक हुआ ये सब लोग एक तरीके से यूनाइट हो गए फ्रांस से लड़ने के लिए, तो सभी ने एक कॉमन डायलेक्ट यहाँ पर यूज़ किया एंड दैट वाज ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। और यही जो डायलेक्ट था, इसी से इंग्लिश लैंग्वेज बनी। चौसर ने इसी डायलेक्ट के ऊपर काम किया था और इसके लिए बोला जाता है चौसर के लिए, ही फाउंड इट अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, मतलब उनको एक डायलेक्ट मिला जिसको उन्होंने बाद में लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो इन्होंने कम्प्लीटली इसको रेज़ किया, इंग्लिश लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को उन्होंने रेज़ किया और इसी वजह से उनको एज अ फादर यहाँ पर बोला जाता है। इसके अलावा लिटरेचर के अंदर न्यू मीटर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए इस पीरियड में, जैसे कि आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया। मेनली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही मेनली लिखी गई। उसके बाद जो राइम रॉयल है, 7 लाइन के स्टैंजाज होते हैं इसमें एक्चुअली, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा ओटावा रीमा, इसमें 8 लाइन के स्टैंजाज होते हैं, ये यहाँ पर न्यू मीटर भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसके साथ साथ हीरोइक कपलेट जो कि चौसर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, मेनली हीरोइक कपलेट भी यूज़ किया गया। कैंटरबरी टेल्स का जो पूरा एक्चुअली वर्क है वो हीरोइक कपलेट के अंदर ही लिखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मीटर्स हो जाते हैं इस पीरियड के। उसके अलावा जॉन गोवर एक कॉन्टेम्प्रेरी राइटर हैं चौसर के टाइम के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ के साथ एक ट्रैवल राइटर भी थे जॉन मैंडाइवले, उनके जो ट्रैवल राइटिंग्स थी वो काफ़ी फेमस थी, उनके फेमस प्रोस वर्क थे। साथ के साथ वो जोग्राफिकल इन्फो के लिए मेन सोर्स का भी काम करते थे, क्योंकि उनकी ये जो प्रोस में इन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिखी अपनी ट्रैवल से रिलेटेड, तो जोग्राफिकली लोगों को काफ़ी हेल्प करती थी वो। इसके अलावा चौसर की एज के बाद यहाँ पर एज ऑफ रिवाइवल आ गई, एज ऑफ क्लासिकल लर्निंग इसको बोलते हैं। तो रिवाइवल की एज, क्लासिकल लर्निंग की एज नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। साथ के साथ चौसर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट अगर रहता है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।